अब इस सवाल पर आते हैं कि भारत में एमएसपी की व्यवस्था कब और क्यों शुरू हुई थी, और इस पर आज तक किसी सरकार में कोई कानून क्यों नहीं बना। कोई सरकार चाहे किसी की भी आई हो, कांग्रेस की आई हो, बीजेपी की आई हो, थर्ड फ्रंट की आई हो, किसी ने भी कानून नहीं बनाया। और ये सारी सरकारें ये कहकर आती थी सत्ता में कि हम गरीबों की सरकार हैं और हम किसानों की सरकार हैं। आप सबको यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अगर वर्ष 1964 और 65 में भारत में सूखा और अकाल ना पड़ा होता और फिर वर्ष 1965 में भारत की पाकिस्तान से जंग ना हुई होती, यानी पाकिस्तान से हमारा युद्ध ना हुआ होता, तो शायद एमएसपी की व्यवस्था हमारे देश में आती ही नहीं। यह वो दौर था जब भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी अपनी जरूरत का अनाज और धान ठीक से उगा नहीं पाता था, और हम इसके लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर रहते थे, क्योंकि ये सारा अनाज हम अमेरिका से खरीदते थे। अमेरिका यह बात जानता था कि अगर उसने भारत को अनाज का ये निर्यात रोक दिया तो भारत में बहुत बड़ा खाद्य संकट पैदा हो जाएगा, और इसी वजह से अमेरिका भारत को काफी नखरे दिखाता था। और हमारा देश भी अपनी जरूरत को देखते हुए अमेरिका के इन नखरों को चुपचाप सहता रहता था, क्योंकि हमें अमेरिका से अनाज चाहिए था, क्योंकि हम अपना अनाज उगा नहीं सकते थे इतनी मात्रा में। लेकिन वर्ष 1964 और 65 में जब भारत में अकाल पड़ा और इसी दौरान पाकिस्तान से युद्ध के कारण अमेरिका ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की, क्योंकि तब अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था पीछे से, तब भारत ने खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने का फैसला ले लिया, और इसी मकसद से तब भारत में हरित क्रांति आई। इस हरित क्रांति के जनक मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, जिन्होंने यह फैसला लिया कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि भूमि सिंचाई के लिहाज से बहुत अच्छी है, इसलिए हरित क्रांति इन्हीं राज्यों से भारत में आएगी। हालांकि इस दौरान सरकार के सामने यह चुनौती भी थी कि वो इन राज्यों के किसानों को अनाज उगाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करे। और आपको याद होगा उस जमाने में एक नारा दिया जाता था, जय जवान जय किसान, क्योंकि उस समय भारत को दो ही लोगों की जरूरत थी, एक जवानों की जो सीमाओं की रक्षा कर सकें, और दूसरा किसानों की जो इस देश का पेट भर सकें, हमारे अन्नदाता की। इसलिए यह नारा भी तब लगाया गया, जय जवान जय किसान। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने एमएसपी का समाधान निकाला और किसानों से यह कहा कि अगर वो अपनी जमीन पर चावल और अनाज की फसल उगाते हैं तो सरकार उन्हें यह गारंटी देगी कि उन्हें उनकी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी मिलेगा। और यहीं से भारत में एमएसपी की व्यवस्था लागू हुई। तो इसे इंदिरा गांधी ने लागू किया था, क्योंकि ये उस समय की जरूरत थी, समय की मांग थी। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने का मकसद भारत को खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था, और बाद में यही हुआ। वर्ष 1980 आते आते भारत एक ऐसा देश बन गया जहां धान और अनाज का इतना उत्पादन होने लगा कि हम अनाज का आयात करने वाले देश से अनाज का निर्यात करने वाले देश बन गए। मतलब हमने अपनी जरूरत तो पूरी कर ही ली, अब हमारे पास एक्स्ट्रा अनाज था। और आज भी हम अनाज के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में हैं जो कि अनाज का प्रोडक्शन करता है। और क्योंकि भारत ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली थी, इसलिए देश में एमएसपी की व्यवस्था को खत्म करने की मांग होने लगी, और कहा जाने लगा कि जब भारत खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है, अब हमारे पास जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हो रहा है, तो फिर एमएसपी की व्यवस्था बंद क्यों नहीं की जाती। लेकिन क्योंकि इस समय तक हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान एमएसपी वाली फसलों की खेती ही करने लगे थे, इसलिए एमएसपी इन राज्यों में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। इस पर राजनीति होने लगी, इस पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक खड़ा हो गया, और इसमें अलग अलग सरकारों ने और पार्टियों ने इन राज्यों के किसानों का वोट हासिल करने के लिए नई नई फसलों को एमएसपी की सूची में शामिल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में सिर्फ गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती थी, सिर्फ गेहूं का। बाद में धान इसमें शामिल हुआ, दालें शामिल हो गईं, और दूसरी फसलें भी एमएसपी के दायरे में आती चली गईं। और यह सब वोटों की राजनीति के लिए उस समय हो रहा था। आज की अगर आप स्थिति देखें तो आज 22 फसलों पर सरकार एमएसपी दे रही है, यानी सूची जिसमें पहले सिर्फ अनाज गेहूं था, फिर धान हुआ, होते होते वो सूची इतनी बड़ी बन गई कि अब उसमें 22 प्रकार की फसलें हैं। यहां एक और बड़ी बात यह है कि हमारे देश में सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, सिर्फ 6%। और इनमें भी जिन किसानों के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, बड़े बड़े खेत हैं,
वो किसान एमएसपी से सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं और ये बड़े किसान भी ज्यादातर पंजाब और हरियाणा राज्य से ही आते हैं। इस समय पूरे देश में पंजाब और हरियाणा के किसानों की आय सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वो। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन्हीं राज्यों के किसानों को एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ भी मिलता है। वर्ष 2019 में पंजाब और हरियाणा में 80% से ज्यादा धान और लगभग 70% अनाज की खरीद एमएसपी पर हुई थी, जबकि पूरे देश में 40% से भी कम धान की खरीद एमएसपी पर हुई। यानी पूरे देश में 40% की धान की जो खरीद है वो हो रही है एमएसपी पर, लेकिन हरियाणा और पंजाब में 80% हो रही है। और इसी तरह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी धान की फसल उगाई जाती है, लेकिन इन राज्यों की कुल मिलाकर सिर्फ 44% धान की फसल ही एमएसपी पर खरीदी जाती है। तो ये आंकड़े पूरे देश के किसानों के हैं, जिसमें आप पूरे देश के किसानों की तस्वीर एक अलग है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों की तस्वीर अलग है, और पंजाब और हरियाणा के किसानों की तस्वीर अलग है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिस पंजाब और हरियाणा से वर्ष 1966 में एमएसपी की शुरुआत हुई, वहां आज भी किसानों को एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। और इसीलिए प्रमुख रूप से फिलहाल इन्हीं राज्यों के किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि यहां अब आपके मन में यह सवाल भी जरूर आएगा कि जब 22 फसलों के लिए एमएसपी की व्यवस्था पहले से ही चल रही है और इससे सबसे ज्यादा फायदा भी पंजाब और हरियाणा के इन्हीं किसानों को हो रहा है, तो फिर इन राज्यों के किसान इस एमएसपी पर कानून बनाने की जिद पर क्यों अड़े हैं? तो इसका जवाब यह है कि जब सरकार किसी फसल का एमएसपी तय करती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उस एमएसपी पर सरकार ही किसानों से उनकी फसल खरीदने के लिए बाध्य है। सरकार बाध्य नहीं है। सरकार तो सिर्फ यह कहती है कि उक्त फसल का एमएसपी इतना होना चाहिए या एमएसपी इतनी कीमत से कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी इतना पैसा तो किसान को मिलना ही चाहिए बाजार में। और जब यह एमएसपी सरकार द्वारा तय हो जाता है तो किसान अपने राज्य की एपीएमसी मंडियों में अपनी फसल को इस एमएसपी पर बेचने के लिए ले जाते हैं। और अगर फिर भी मंडियों में किसानों को उनकी फसल पर यह एमएसपी नहीं मिलता, यह दाम नहीं मिलता, तो वो फिर सरकार के पास जाते हैं और सरकार से कहते हैं कि वो एमएसपी पर उनसे उनकी फसलों को खरीदे। और यहां सरकार का मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई, यानी सरकार एफसीआई के जरिए इन फसलों को खरीदती है। एफसीआई किसानों से उनकी फसलों को एमएसपी पर खरीदकर इन फसलों को अपने गोदामों में रखता है और बाद में यही अनाज और धान देश में जो है वो बांटा जाता है, इसका वितरण होता है। जैसे आजकल आप जानते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में और सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध करा रही है। आपने भी देखा होगा 80 करोड़ लोगों को अनाज हमारे देश में मिलता है। वो अनाज कहां से आता है? वो अनाज आता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। और एफसीआई के पास अनाज कहां से आता है? वो अनाज आता है इन किसानों से, क्योंकि एफसीआई इन किसानों से, इन मंडियों से एमएसपी पर इस अनाज को खरीदता है और उसके बाद इस अनाज को सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत देश में लोगों को वितरित किया जाता है, उन्हें बांटा जाता है। आसान भाषा में कहें तो पहले किसान मंडियों में एमएसपी पर फसल बेचने जाते हैं। जब मंडियों में उन्हें उनकी फसल का एमएसपी नहीं मिलता तो वो एफसीआई के पास जाते हैं। और क्योंकि सरकारों को देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन वितरण करना होता है, अनाज देना होता है, इसलिए सरकार एमएसपी पर किसानों से उनकी यह फसल खरीद लेती है। लेकिन इसमें एक चुनौती यह है कि किसान इस खरीद में घोटाले का भी आरोप लगाते हैं। और घोटाला कैसे होता है? देखिए, किसानों का आरोप है कि कई बार एफसीआई के अधिकारी तुरंत उनकी फसल को नहीं खरीदते और इस प्रक्रिया में समय लगने की वजह से फिर किसानों को मंडियों में जाना पड़ता है। और मंडियों में जो बिचौलिए होते हैं वो किसानों से कहते हैं कि अगर उन्हें इन सारे झंझटों से बचना है, ये जो लंबा प्रोसेस है इससे बचना है, तो वो एमएसपी से थोड़े कम दाम में ये फसल बिचौलियों को बेच दें। और क्योंकि किसान एफसीआई केंद्रों पर धक्के खाने से बचना चाहते हैं, इस सरकारी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, इसलिए वो बिचौलियों के साथ एमएसपी से कम दाम पर अपनी फसल को बेचने का सौदा कर लेते हैं या कह लीजिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आरोप है कि बाद में इन्हीं बिचौलियों से उसी एमएसपी पर यही फसल एफसीआई के गोदामों में खरीद ली जाती है या यही फसल एमएसपी पर बाद में एफसीआई के गोदामों में पहुंच जाती है।
लेकिन किसान तब तक इसे सस्ते में बेच चुका होता है। बड़ी बात यह है कि फिलहाल एमएसपी पर कोई कानून नहीं है, इसलिए एमएसपी होते हुए भी सरकार और मंडियां एमएसपी पर किसानों से उनकी फसलें खरीदने के लिए बाध्य नहीं होती, और इसीलिए अब किसान इस पर एक राष्ट्रीय कानून की मांग कर रहे हैं ताकि सरकार बाध्य हो जाए कि उसे किसानों से इस दाम पर उसकी फसल खरीदनी ही पड़ेगी। यह चाहते हैं किसान। अभी भी जल रही है जैसे। इस वक्त जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। किसान बड़ी संख्या में आज यहाँ पर मौजूद है और उनको तितर बितर करने के लिए अब बाकायदा कई बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अब एमएसपी पर हो रही इस राजनीति को आप कुछ आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं और समझाते हैं आपको। वर्ष 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों में यूपीए की सरकार ने देश के किसानों से उनकी लगभग 55 करोड़ टन फसल एमएसपी पर खरीदी थी, जिसके लिए सरकार ने किसानों को 5.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया था। अब इसकी तुलना में देखिए मोदी सरकार ने क्या किया। मोदी सरकार ने इन 9 वर्षों में एमएसपी पर फसलों की यही खरीद 37% बढ़ गई, यानी मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के मुकाबले 35% ज्यादा फसलों की खरीदारी की इस एमएसपी पर। और पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने 75 करोड़ टन फसल एमएसपी पर खरीदी है, जिसके लिए देश के किसानों को 18,39,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। तो दोनों सरकारों के जो 10-10 साल के कार्यकाल रहे हैं, मोदी सरकार का कार्यकाल लगभग 9 साल का रहा है, तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में 5.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ किसानों को, और एनडीए की सरकार में यानी मोदी सरकार में ये 5.5 लाख करोड़ का जो भुगतान है ये बढ़कर हो गया 18.39 लाख करोड़ का। इसी तरह यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन मोदी सरकार में सिर्फ इसी योजना के बजट में 136% की वृद्धि हुई और यह खर्च 6,000 करोड़ से बढ़कर 15,511 करोड़ रुपए पहुंच गया। यूपीए सरकार में कृषि मंत्रालय का जो बजट होता था, जिसे हम कृषि बजट कहते हैं, वो लगभग 27,000 करोड़ रुपए था, जो अब मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो देखिए, यूपीए सरकार में 27,000 करोड़ और एनडीए सरकार में 1.25 लाख करोड़। यूपीए की सरकार में किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान निधि राशि नहीं मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार इस समय देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेज रही है। लेकिन फिर भी पंजाब के किसान आज आंदोलन कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि इसके अलावा उन्हें 10,000 रुपए की पेंशन भी चाहिए और एमएसपी पर उन्हें एक नया कानून भी चाहिए।